हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग और एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के कॉन्सेप्ट को जाना था। हमने ये देखा था कि जब भी कोई वस्तु जो है, कोई भी वस्तु है, वो क्या कर रही है, वो मोशन में है, गतिमान है, तो क्या होता है, हर टाइम में उसकी हर टाइम के, अगर आप पूरे इंटरवल में देखें तो हर इंस्टेंट पे या कुछ टाइम में वेग में परिवर्तन आता है या चाल में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सिंपली वेलोसिटी या वेग के कॉन्सेप्ट या चाल के कॉन्सेप्ट को नहीं लेते, बल्कि हम एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग या औसत चाल के कॉन्सेप्ट को लेते हैं। और औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कुल कितना विस्थापन हुआ है, कितना स्थिति में परिवर्तन आया है, वही आपका औसत वेग कहलाता है। इसी प्रकार से औसत चाल के बारे में हमने पढ़ा था कि औसत चाल क्या होता है, किसी एक टाइम इंटरवल में कुल कितनी दूरी तय की गई है, यही इसी का अनुपात आपका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल कहलाता है। दोनों का एसआई मात्रक आपका सेम आया था, मीटर पर सेकेंड। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। अब हम जो है स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग का जो कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में हम डिफरेंस की बात करेंगे, यानी उनमें अंतर क्या है। सबसे पहले स्पीड यानी चाल की बात की जाए, ठीक है। जब हम चाल की बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो चाल के बारे में हमें क्या पता है, चाल का फॉर्मूला हमें क्या पता है। चाल के बारे में आप जानते हैं, चाल होता है आपका दूरी बटा समय, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी किसी एक टाइम इंटरवल में कितनी दूरी तय की गई है, वही आपका क्या कहलाता है, चाल यानी स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी जो चाल है वो जो है दूरी के बदलने की जो दर है, दूरी में परिवर्तन की जो दर है, वही आपकी चाल कहलाती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हैं चाल दूरी में परिवर्तन की दर है। तो चाल क्या है, चाल जो है वो दूरी में जो परिवर्तन की दर होती है, वही आपकी चाल कहलाती है। वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, वेग की। तो वेग क्या होता है, आपको पता है वेग का फॉर्मूला, वेग यानी वेलोसिटी विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। तो आप इसे किस तरीके से लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यह विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी वेग क्या है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे अंतर हमने निकाला, वो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकाला। चाल में हम दूरी की बात करते हैं, वेग में हम विस्थापन की बात करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जो चाल है वो क्या है, अदिश राशि।
चाल क्या है? अदिश राशि। लिखते रहेंगे साथ साथ। चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है? एक अदिश राशि। ठीक, जीआईसी फरसाडी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी फरसादी, एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सक्षम पटवाल है। सक्षम बेटा, आप ये बताइए कि अदिश राशि का मतलब क्या होता है? मैम अदिश राशि मैम जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो पाथ में डिपेंड नहीं करती, स्केलर क्वांटिटी पाथ में डिपेंड नहीं करती है। जी अच्छा ठीक है, और आप इसे और ज्यादा एक्यूरेटली कैसे कहेंगे? दूरी, सॉरी, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा जी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें, परिमाण और दिशा की बात करें, उस केस में आप क्या कहेंगे? पाथ तो आपने ठीक कहा मैम, है। जैसे अगर हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी तय करनी होती है हम्म, मैम, हमें जैसे हम उसके पाथ पे डिपेंड नहीं होते, हमें उसका पाथ नहीं देखना होता है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अगर हम अदिश राशि की बात करें, ठीक है, अदिश राशि में हम अगर परिमाण यानी जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, कि जैसे आप बोलते हैं स्पीड के बारे में, चाल के बारे में बोलते हैं कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, तो जी 3 क्या है? परिमाण, मैग्नीट्यूड जो बोलते हैं। ठीक है, इसे नंबर में डिफाइन करते हैं। दूसरा एक होता है दिशा, डायरेक्शन। तो आपको ये बताना है कि अगर हम परिमाण दिशा की बात करें तो अदिश राशि में क्या दोनों होती है? मैम, दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वेरी गुड। ठीक है, यानी जी मैग्नीट्यूड होता है, आप इसे नंबर में बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिशा हम नहीं बताते। ठीक है, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे चाल जो है वो क्या है? आपकी अदिश राशि है, मतलब इसका जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, आप उन्हें नंबर में बता सकते हो। ठीक है, उनकी क्वांटिटी बता सकते हो कि वो कितना है, लेकिन आप उसकी दिशा नहीं बता सकते। तो ऐसी राशि अदिश राशि होती है, नाम से भी आपका पता चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम वेलोसिटी या वेग की बात करें तो वेग क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी यह क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है, तो वेग आपकी क्या है? एक वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो वेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक, जीआईसी निस्नी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी निस्नी, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? यहाँ पे हमने कहा कि वेग क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ क्या है? सदिश राशि का अर्थ है कि यह एक ऐसी राशि है जिसमें आपका परिमाण भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, नंबर में आप बता सकते हो कि कितना है, साथ ही साथ इसमें दिशा भी होती है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी होती है, दिशा भी होती है, ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और दिशा भी। ठीक, तो ये आपकी सदिश राशि कहलाती है। अगला पॉइंट है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो चाल है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना ही शून्य हो सकती। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। नेगेटिव क्यों नहीं होगी? नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे आपको जो है ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, इससे बेसिकली आपको दिशा का पता चलता है, डायरेक्शन का। ठीक है, तो हमने क्या कहा? चाल क्या है? अदिश राशि, यानी ऐसी राशि जिसकी जो कि दिशाहीन है, जिसकी डायरेक्शन नहीं है।
इस कारण ये राशि कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अब दूसरा जो आपका टर्म है वो है जीरो, यानी यह कभी भी शून्य नहीं होगी। शून्य का अर्थ क्या हुआ? हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो चाल है, ठीक है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूरी क्या होती है? जो है वास्तविक पथ, जो किसी भी वस्तु के द्वारा जिस पथ पे चला गया है, जितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, वही आपका दूरी कहलाता है। ठीक है, यानी वास्तविक तौर पर जब वस्तु चलती है और वो जितना चलती है वही आपकी दूरी कहलाती है। अब यहाँ पे दूरी आप तभी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होता, दूरी आपका कभी भी शून्य नहीं होता, क्योंकि दूरी क्या है? वास्तविक तौर पर आप चल रहे हैं, आप जो है एक पथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो दूरी आप तभी जो है मेंशन कर सकते हैं। तो दूरी आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो जब दूरी जीरो नहीं होगी तो आपकी स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर दूरी जीरो हो गई तो आपका स्पीड शून्य हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो दूरी क्या है? वास्तविक तौर पे आप चलते हैं, वास्तविक तौर पे आप क्या कर रहे हैं? किसी पथ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे जब आप पथ में चले ही नहीं तो आप स्पीड की बात करते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लिखेंगे, यह कभी भी ऋणात्मक तथा शून्य नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेग की। वेग कैसा हो सकता है? जैसे कि हमने बात करी कि जो वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, साथ ही साथ ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे केसेस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो क्या होता है? शून्य होता है। जैसे हमने बात की थी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वृत्तीय पथ में चलता है, मान लीजिए एक सर्कुलर जो है पार्क है, ठीक है, और वहां पे क्या है? किनारे किनारे आपका एक रास्ता है जहाँ पे कोई वॉक कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो वॉक कर रहा है। उसने ए बिंदु से चलना शुरू किया और वापस वो ए ही बिंदु पे आ गया। तो इस केस में आपका विस्थापन क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू हुआ और उसने एक जो है चक्कर काट के वो ए बिंदु पे वापस पहुंच गया, तो इसका अर्थ विस्थापन कितना हुआ? जीआईसी गौरीहाट, बेटा माइक ले लीजिए। आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति है, वो एक वृत्तीय पथ में चल रहा है, ए बिंदु से चलना शुरू हुआ, उसने पूरा पूरा वो कवर किया और वापस वो ए बिंदु पे आ गया। इस केस में विस्थापन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम पवन अधिकारी। पवन, आप कौन सी क्लास में है? मैम 11th। ठीक है बेटा, तो आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक वृत्तीय पथ में चल रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, वहां चल रहा है, ए बिंदु से चलना शुरू हुआ, चला और वापस ए बिंदु पे पहुंच गया, तो इस केस में विस्थापन जीरो होगा। ठीक है, वेरी गुड, जीरो होगा, वेरी गुड। विस्थापन का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हैं? मैम जहाँ वो कार्य जो पुनः उस मतलब कितने दूरी गया, कितनी कार्य उसने की। नहीं, दूरी क्या होता है फिर? आपने बोला विस्थापन जीरो होगा, क्यों मैम होगा? वेग परिवर्तन का समय। नहीं, बैठ जाइए आप। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? जीआईसी फरसादी, बेटा कोई बच्चा बताना चाहता है कि विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन से आप क्या समझते? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैम डिस्प्लेसमेंट वो होती है जैसे हम किसी वस्तु को या किसी आदमी अगर एक पथ से दूसरे रास्ते में जाता है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उसे डिस्प्लेसमेंट वेग परिवर्तन दर, वेग परिवर्तन की दर को। और दूरी को आप कैसे बताएंगे? दूरी क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, बैठ। तो यहाँ पे हम दो टर्म पढ़ते हैं,
जब भी आप गति का चैप्टर पढ़ते हो, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, एक आपने दूरी पढ़ी है, दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दूरी का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब है कि वह वास्तविक पथ जो कि किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे ए बिंदु से चलना शुरू होते, ठीक है, यहाँ पे ए बिंदु से चलना शुरू हुए, चले 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 वापस ए बिंदु पे पहुंच, तो वास्तविक पथ कौन सा है आपका यहाँ पे? ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए बिंदु से चलना शुरू हुआ आपने, आप पूरा चले ए बिंदु तक पहुंचे, तो वास्तविक पथ आपका ये हो गया। या अगर हम सिंपल टर्म में देखें तो मान लीजिए आप ए से बी की ओर जाते हैं और आपने कहा कि मैंने 20 किलोमीटर में चला, ठीक, 20 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे जो 20 किलोमीटर है वो आपकी दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो दूरी या डिस्टेंस क्या होता है? वह वास्तविक पथ जो आपके द्वारा तय किया गया। यहाँ पे आपने ए से बी में गए, ए से बी बिंदु पे गए, तो आपने 20 किलोमीटर की तय की, तो यही आपकी दूरी कहलाती है। कितना आप चले, कितना आपने दूरी तय की। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बी से वापस ए में आते हैं, तो पहले आपने 20 किलोमीटर की दूरी ए से बी में जाने में तय की, फिर बी से ए में आए, यानी फिर से आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी इस केस में आपके द्वारा जो है 20 + 20 यानी 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो दूरी क्या होती है? वास्तविक पथ, जितना आप चले, जितना आपने ट्रैवल किया। अब विस्थापन की बात करते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। विस्थापन बेसिकली, मान लीजिए, ठीक है, आपको ए से बी तक जाना था। ठीक है, कितनी किलोमीटर की दूरी तय थी करनी थी? 40 किलोमीटर। मान लीजिए आप चलना शुरू किया और आप यहाँ पे ओ बिंदु है, यहाँ पे आप रुक गए। ठीक, यहाँ पे आप रुक गए। अब यहाँ पे आपके पास आपने जो है 20 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी तय। तो इस केस में जो है दूरी आपने 20 किलोमीटर की तय की। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन का पहला जो टेक्निकल वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रारंभिक बिंदु है, यानी जहां से आपने चलना शुरू किया, और जो आपका अंतिम बिंदु है जहां पे आप रुके, उसके बीच का सबसे छोटा पथ कितने। इस केस में जब आप ओ से ए में गए तो यहाँ पे दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो जाएगी, साथ ही साथ विस्थापन भी आपका 20 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ए और ओ के बीच में सबसे छोटी दूरी वही थी जो आपकी डिस्टेंस थी। ठीक, अब मान लीजिए अब ओ से आप वापस आए और यहाँ पे एक बिंदु है, मान लीजिए एल, यहाँ पे पहुंच गए। अब जब आप ओ से एल पहुंचे तो यहाँ पे आपने मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप ए से ओ पे गए, फिर ओ से एल पे गए, तो आपके द्वारा दूरी कितनी तय की गई? पहले 20 किलोमीटर चले, फिर 10 किलोमीटर चले, यानी 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी आपके द्वारा तय की गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या कहा? पहला जो बिंदु यानी जहां से चलना शुरू हुआ, जहां पे रुके, उसके बीच का सबसे छोटा पथ। यहाँ पे ए प्रारंभिक बिंदु हो गया, एल अंतिम बिंदु हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही विस्थापन कहलाएगी। तो कितना होगा? ए से ओ 20 था, एल ओ को माइनस कर दो 10, कितना बचा? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ? 10 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है विस्थापन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है जहां पे रुकी वस्तु, दोनों के बीच का जो सबसे छोटा पथ है, चाहे वस्तु उसमें चले हो ना चले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे छोटा पथ है वही विस्थापन कहलाता है। और डिस्टेंस या दूरी कौन सी होती है? जो आप वास्तविक तौर पे चले हो, यानी जितना आपने ट्रैवल किया, चाहे आप 3 बार उसी रास्ते में चलो, 3 बार चले हो, मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा? चाहे आप उस पथ से चले हो ना चले हो, सबसे छोटी जो दूरी है, सबसे कम जो पथ है
ठीक है, क्या आपको क्लियर होगी ये टर्म? विस्थापन क्या होता है समझ में आ गया है? जीआईसी फरसादी, क्या आपको विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? जी मैम। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी बेटा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप कह रहे हो कि मतलब अगर हम ए पॉइंट से गए ठीक है, और घूमकर वहीं आ गए तो विस्थापन 0 हुआ। हाँ जी। तो मैम वैसे प्रैक्टिकली तो हमने दूरी तय की ना। हाँ, तो दूरी अलग चीज है ना बेटा, दूरी अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या कहा, चाहे आपने दूरी तय की हो ना तय की हो, जी। ठीक है। मान लीजिए आप अपने जी घर मैम। से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एक रास्ता जो है यस उससे मैम। आपको जो है मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, यस ठीक मैम। है, और एक रास्ता जो है 500 मीटर की दूरी पे है, मतलब 500 मीटर लगता है आपको। जी। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 2 किलोमीटर वाले रास्ते से गए हो, तो दूरी आपकी 2 किलोमीटर होगी, लेकिन विस्थापन यस मैम। आपका 500 मीटर ही होगा, ठीक है। तो जी। मतलब जो विस्थापन है वो इस बात से निर्भर नहीं करता कि आप पथ में चले हो या नहीं, सबसे छोटा जो रास्ता हो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच। यस मैम। यस मैम। क्लियर हुआ बेटा? जी मैम। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि विस्थापन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है आपका, ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ पे हमने कहा कि विस्थापन क्या हो सकता है आपका, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है यानी ऋणात्मक हो सकता है, शून्य और धनात्मक हो सकता है। अब ऋणात्मक धनात्मक आपकी दिशा को दर्शाते, और हमने क्या कहा था कि जो वेग है वो क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो विस्थापन आपका नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो होता है, आपने पढ़ा है, तो इसीलिए आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो होगी। जीरो किस केस में होगी, जब आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होगा, उस केस में विस्थापन आपका जीरो होगा। नेगेटिव का केस अगर हम देखें तो मान लीजिए आप ए बिंदु से चलना शुरू हुए, बी बिंदु पे पहुंचे, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक, फिर आप वापस गए, ए पे पहुंचे, फिर इधर सी बिंदु पे पहुंचे गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी से सी तक जाने में आपको 30 किलोमीटर की दूरी आपने तय की, ठीक। अब इस केस में आपका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर की। लेकिन ये नेगेटिव में होगा क्योंकि डायरेक्शन आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जो विस्थापन होगा वो जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो होता है, तो इसी तरीके से आपका जो वेग होगा, ठीक है, वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो विस्थापन बटा समय, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, यानी अगर हम स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो चाल क्या है, चाल वेग है लेकिन बगैर दिशा के, यानी बगैर आपके डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि हम दिशा की बात नहीं कर रहे कि जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, हम सिर्फ यहाँ पे किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात करते हैं, इसलिए हम चाल को जो है दिशाहीन वेग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं चाल दिशाहीन वेग है। और इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड, यानी वेग क्या है, एक ऐसी चाल है जिसमें दिशा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे वेग दिशा सहित चाल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी,
क्या कहा गया है कि जो चाल होती है वो वेग के बराबर भी हो सकती है, वेग से जो है कम भी हो सकती है, यानी हो सकता है वो वेग के बराबर हो या जो है वेग से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड जो है वो आपके वेग के बराबर हो भी सकती है या नहीं। अब यहाँ पे जब हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी कि जो चाल होता है वो दूरी बटा समय होता है, और दूरी के बारे में हमने क्या बात की थी कि दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन के बराबर होगी और विस्थापन से जो है ज्यादा होगी। ठीक, यहाँ पे आपकी जब दूरी बराबर होगी यानी विस्थापन के बराबर होगी, किस केस में, जब आप एक सीधे पथ पे चलते हैं, ठीक है, ए से बी की बिंदु पे जा रहे हैं, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, इस केस में दूरी भी 20 है, विस्थापन भी 20 है। ठीक है, दूरी वास्तविक जो पथ चले हैं और विस्थापन यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी वो भी आपकी 20 है। तो इस केस में आपकी जो है स्पीड यानी चाल भी आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए 1 घंटे में दूरी तय की जाती है तो चाल भी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और वेलोसिटी भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपकी जो है वेलोसिटी और स्पीड जो है यानी वेग और चाल जो है दोनों बराबर होंगे, वरना आपका क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है कि जो दूरी होती है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी जो स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जब दूरी ज्यादा है तो फिर स्पीड भी आपकी ज्यादा हो जाएगी, चाल भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चाल है वो हो सकता है वेलोसिटी के बराबर हो या क्या हो, वेलोसिटी से ज्यादा हो या वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या कहा गया है, अ बॉडी में पोजेसेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। हो सकता है कि एक बॉडी है, वस्तु है, उसका जो है वेलोसिटी या वेग अलग अलग है लेकिन चाल क्या हो, सेम हो। ठीक, चाल सेम हो लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर, जब हमने एक बात करी स्पीड की, चाल की, तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। मान लीजिए दूरी बराबर है लेकिन क्या है, विस्थापन अलग अलग है, तो उस केस में आपकी जो वेग है वो अलग अलग हो सकती है लेकिन चाल सेम होगी। ठीक है, तो ये आपका वेग और चाल के बीच में डिफरेंस है, इसे नोट करें। जीआईसी गौरीहाट, बेटा आपको जो आज पढ़ाया गया है समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो हैंड रेज कीजिए। जो आज आपको वेग और आपको चाल का कॉन्सेप्ट समझाया, आपको समझ में आया है? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आज हमने जो है वेग और चाल के बीच में अंतर क्या है ये जाना। इस टॉपिक को हमने डिटेल में समझा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।